हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर एडवोकेट और आप देख रहे हैं जुडिशल कंपटीशन टाइप की लाइव सेशंस। आज का टॉपिक है सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। ये ऐसा टॉपिक है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में भी और एडवोकेसी में भी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है तो आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो यकीन मानिए जुडिशरी की एग्जामिनेशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, जज बन के भी दिक्कत आएगी, और एज अ लॉयर तो प्रॉब्लम है ही है। तो इसके जो टॉपिक है, इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैंने इस वीडियो सेशन को 2 डिफरेंट पार्ट्स में बनाया है। पहले वाले पार्ट में मैंने सेक्शन को डिस्कस किया है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है उसको डिस्कस किया है। हालांकि इसके रिलेशन में बहुत सारे वेरियस जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। तो उनमें जो वेरियस कंसेप्ट्स थे, अलग अलग क्वेश्चंस थे, उनको मैंने वीडियो पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया है। तो पार्ट नंबर 1 में सिर्फ हमारे पास सेक्शंस हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इनके बेसिस पर ही हमारे वीडियो नंबर 2 के कंसेप्ट को क्लियर होंगे। अगर आपने इस वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा और डायरेक्टली आप स्विच करते हो वीडियो नंबर 2 पर, तो फिर आपको ठीक से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले इस वीडियो सेशन नंबर 1 को देख लो, ताकि आपके जो बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और फिर आप उनको प्रैक्टिकली कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में इंप्लीमेंट करना है वो भी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो वीडियो नंबर 2 मैं बाद में लॉन्च करूंगा, अभी मैंने वीडियो नंबर 1 ये आपको दिया है ताकि आप इसका रेफरेंस ले लें। जहाँ तक उन स्टूडेंट्स का सवाल है जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासरूम्स लाइव सेशंस होती हैं, आप अपने डाउट्स सेशन के दौरान ही क्लियर कर सकते हैं। आपको क्लास में नोट्स भी दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आपके टेस्ट भी होते हैं, प्री के भी और मेंस के भी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर ये क्लासरूम्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मेरी वेबसाइट है judicialcompetitiontimes.in, उस पर विजिट करके एनरोल कर लीजिए, और जो भी प्लान आपको अफोर्डेबल लग रहा है उसको आप लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कंसर्न आपका कंसर्न प्लान है वो आप लेकर आप उसको एनरोल कर सकते हो। सो जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए स्पेशल कुछ ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो वो आप कॉल करके आपको डिस्काउंट कूपन उस रिलेशन में लेना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज हम क्लासरूम के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सेक्शन 311 के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारे पास टेक्स्ट या सेक्शंस या केस लॉज अवेलेबल है। सबसे पहले बेरेक्ट में दिए हुए सेक्शन को देख लेते हैं कि सेक्शन में क्या मेंशन किया है, कि उसके बेसिस पर ही हम आगे फ्यूचर में कुछ भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, या एज अ जज जब आप जज बन जाएंगे तो कोर्ट में फिर इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर आप एडवोकेट हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपके आर्गूमेंट्स किस लाइन पर होने चाहिए, कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन को अलाउ करेगी या नहीं करेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें जो बेर एक्ट में मेंशन किया है वो देख लेना चाहिए, और फिर हम उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि जो केस लॉज हैं उसमें वेरियस हाई कोर्ट्स ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सेक्शन ये कहता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, चाहे वो इंक्वायरी की स्टेज हो, चाहे वो ट्रायल की स्टेज हो, चाहे वो कोई और प्रोसीडिंग्स हो सीआरपीसी की, यानी किसी भी तरह की कोई भी स्टेज हो, इंक्वायरी की हो, ट्रायल की हो, सीआरपीसी में कोई भी स्टेज हो, किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस समन कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को एज अ विटनेस समन नहीं किया गया है तो उसको भी एग्जामिन कर सकती है, उसको भी तलब कर सकती है। और अगर कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उनको भी रिकॉल कर सकती है, उनको भी एग्जामिन कर सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की बातें बताई गई हैं। सबसे पहला, पर्सन के किसी को एज अ विटनेस बुला सकती है। दूसरा, कोई पर्सन कोर्ट में मौजूद है लेकिन उसे एज अ विटनेस नहीं तलब किया हुआ, लेकिन कोर्ट में मौजूद है, तो उसको भी एग्जामिन करवा सकती है। तीसरा, मान लो किसी पार्टी ने किसी विटनेस को बुला लिया और वो एग्जामिन हो चुका ऑलरेडी, अब उसको दोबारा से बुलाना चाहते हैं, उसको दोबारा से री एग्जामिन करना चाहते हैं, उसे दोबारा से रिकॉल करना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो कोर्ट के पास 3 डिफरेंट तरह की पावर्स मैंने आपको बताई हैं, ये कोर्ट के पास दी हुई है। ठीक है, तो ये तो क्या है सेक्शन नंबर 311। अब इसके रिलेशन में क्या हमारे पास कोई गाइडलाइंस हैं? देखो, ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई सेक्शंस बनते हैं, अगर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उसके रिलेशन में कोई गाइडलाइंस भी होती हैं आमतौर पर। जरूरी नहीं है कि सभी सेक्शंस में हो, लेकिन मोस्टली जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उसके रिलेशन में कोर्ट्स ने सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हुए होते हैं। अब क्योंकि हमारा सेक्शन 311 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है,
तो इसके रिलेशन में भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया है। तो हम देख लेते हैं कि नंबर वन कौन सा तो केस लॉ है जिसमें बात लिखी है, दूसरा क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या मेंशन किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो कि सेक्शन नंबर 311 में दी गई हैं वो मेंशन की गई है राजा राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में। 2013 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट केसेस के जर्नल में छपा है पेज नंबर 461 पर। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जहां तक कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी नई एविडेंस जरूरी है तो वहां पर वो 311 में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई एविडेंस कोर्ट में दी जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो वहां पर भी कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। इसके अलावा अगर कोर्ट को यह लग रहा है कि हमें जो डिसीजन देना है वो किसी भी कोहेट मैटर पर होना चाहिए, वो स्पेकुलेटिव मैटर्स पर ना हो, स्पेकुलेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स पे ना हो, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट डिसीजन ऑफ द केस किसी भी विटनेस को बुला सकती है, रिकॉल कर सकती है, री एग्जामिन कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ये लगता है कि इस विटनेस की अपीयरेंस कोर्ट में ज़रूरी है और इसको री एग्जामिन या रिकॉल या समन करना ज़रूरी है, तो उसको भी कोर्ट बुला सकती है और अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि सच्चाई जानने के लिए या प्रॉपर प्रूफ लेने के लिए किसी केस में किसी गवाह को विटनेस को बुलाना ज़रूरी है, तो वहां पर भी कोर्ट अपनी ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लो विटनेस को सिर्फ इसलिए बुला रहे हो क्योंकि आपको प्रोसिक्यूशन का लैकुना फिल करना है, तो इसके लिए आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोसिक्यूशन की 311 की एप्लीकेशन कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। हाँ, अगर कोर्ट को लग रहा है कि एक्यूज पर्सन को कोई प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने सिर्फ खामियां को पूरा करने के लिए, लैकुना को फिलअप करने के लिए विटनेस को नहीं बुला रही है, तो फिर कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है मिसकैरेज जस्टिस नहीं हो रहा, तो फिर अलाउ कर देगी कोर्ट उसको। ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये बात तो सही है कि ये कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट के पास ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोर्ट को अपना ये पावर एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर किसी ने कोई 311 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसको अलाउ करे ही करे। ये तो कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है कि उसको अलाउ करे या ना करे। लेकिन अगर कोर्ट उसको एप्लीकेशन को अपना जुडिशल माइंड अप्लाई कर रही है तो उनको देखना पड़ेगा कि यार ये मैटर एक्चुअल में ऐसा है जिसमें हमें गवाह को बुलाने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। और उनको लगता है कि नहीं है तो भाई मत बुलाओ। ठीक है ना। चलो, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहां पर जो कोर्ट एक्सरसाइज करेगी पावर, वो जुडिशियली एक्सरसाइज करेगी, आर्बिट्ररली नहीं करेगी। आगे उन्होंने कहा द कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट इट इज वेरी रिस्पेक्ट असेंशियल टू एग्जामिन such a witness or to recall him for further examination in order to arrive at the just decision of the case। कोर्ट सबसे पहले तो इस बात के लिए संतुष्ट हो जाएगी कि इन गवाहों को बुलाना, इनको रिकॉल करना फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। अगर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई तो फिर उनकी तलबी का, उनको समन करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बात सेक्शन में पॉइंट नंबर 7 में मेंशन की। आगे उन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 311 सीआरपीसी साइमल्टेनियसली इंपोजेस अ ड्यूटी ऑन द कोर्ट टू डिटरमिन द ट्रुथ एंड टू रेंडर अ जस्ट डिसीजन। सेक्शन 311 सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, वो बेसिकली कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी भी कास्ट अपॉन कर रहा है। ड्यूटी किस चीज़ की? ड्यूटी इस बात की सच्चाई जानने की और सही निर्णय देने की। अगर कोर्ट को लगता है कि सही निर्णय के लिए ये ज़रूरी है तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो गवाह को बुला ले, उस पर्सन को तलब कर ले, रीएग्जामिन कर ले, रिकॉल कर ले। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट एडिशनल एविडेंस इज नेसेसरी। अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हमें इस एडिशनल एविडेंस को लेना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि उसके बगैर हम जजमेंट नहीं दे सकते, बल्कि इसलिए कि अगर इस विटनेस को एग्जामिन नहीं किया तो फिर उस केस में फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, तो फिर इस कंडीशन में भी गवाह को तलब कर सकते हैं, उनको समन कर सकते हैं। जब कभी भी कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी तो वो एक तो पहले ये देखेगी कि क्या कोई इमरजेंट सिचुएशन है, क्या कोई फेयर प्ले यूज किया गया,
क्या गुड सेंस में हम इस पर्सन को बुला रहे हैं? अब ये गुड सेंस और फेयर प्ले का क्या मतलब है? फेयर प्ले का मतलब होता है कहीं प्रोसिक्यूशन अपने लैकुना फील तो नहीं कर रहा, कहीं उसकी वजह से एक्यूज पर्सन को कोई मिसकैरेज तो नहीं हो रहा। ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई कि हमें इस विटनेस को बुला ही लेना चाहिए? तो उन कंडीशंस में हम ये सब चीजें भी चेक करेंगे। सिंपली ये नहीं कि एप्लीकेशन आ गई और आप अलाउ कर रहे हो एप्लीकेशंस को, ऐसे नहीं होता। आपको चेक करना पड़ेगा कि फेयर प्ले है कि नहीं, गुड सेंस है कि नहीं, एप्लीकेशन लगाने की कितनी इमरजेंसी है, इन चीजों को भी आप कंसिडर करोगे, चेक करोगे। आगे उन्होंने कहा द कोर्ट शुड बियर इन माइंड दैट नो पार्टी इन ट्रायल कैन बी फोरक्लोज फ्रॉम करेक्टिंग एरर्स। देखो, जब कभी भी कोई ट्रायल चलता है तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई एरर होने के चांसेस रहते हैं, एरर हो सकता है, लेकिन इन एरर को करेक्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी पार्टी के पास होना चाहिए। मैं लैकुना को फिल करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई रेलेवेंट मटेरियल किसी वजह से, एरर की वजह से नहीं आ पाया, तो फिर वहां पर ऐसा नहीं है कि पार्टी को हम प्रक्लूड कर देंगे, हम उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो अपनी इस गलती को सुधार ना सके। देखो, लैकुना अलग बात होती है। लैकुना ये हुआ कि मान लो आपने क्रॉस करवा लिया, किसी आपने गवाह पेश किया, क्रॉस हो गया, क्रॉस में आपको लगा ओहो ये चीजें तो छूट गई हैं, क्रॉस में से निकाल ली, तो अब आप दोबारा से उसे रिकॉल कर रहे हो। ये इस चीज के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करती। हाँ, मान लो कोई ऐसा विटनेस था जो उस समय पर अवेलेबल नहीं था हमारे पास, लेटर ऑन वो हमें अवेलेबल हो गया, उसकी टेस्टिमनी अब जरूरी है क्योंकि उसको सब कुछ पता है। उस समय पर वो विटनेस हमारे पास था ही नहीं, लेकिन आज पहली बार वो आया है, तो हमने उसे पहले प्रोड्यूस भी नहीं किया, वो चार्जशीट में भी नहीं था, लेकिन तथ्यों से पता चला कि एक्चुअल में वो आई विटनेस अकाउंट था। अब उसके बगैर तो डिसीजन नहीं हो सकता ना, जब हमारे पास आई विटनेस अकाउंट मौजूद है लेकिन पुलिस के पास अवेलेबल उस समय पर नहीं था, लेकिन आज अवेलेबल है, तो ऐसे पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट अलाउ कर सकती है ना। लैकुना को फिल करना अलग बात है, और हमें लगता है कोई एरर रह गया है, बोनाफाइड एरर, तो उसके केस में कोर्ट अलाउ कर सकती है। आगे वो कहते हैं द एडिशनल एविडेंस मस्ट नॉट बी रिसीव्ड एज अ डिस्कस और टू चेंज द नेचर ऑफ द केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टी। वो कहते हैं यहां पर इसलिए नहीं अलाउ करेंगे कि आप पूरे केस की नेचर ही बदल दो। अगर मान लो किसी गवाह को पेश करने से आपके केस की नेचर ही बदल रही है पूरी की पूरी, तो फिर उस केस में भी ऐसे 311 की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेंगे। आगे वो कहते हैं द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज कीपिंग इन माइंड दैट द एविडेंस इज लाइकली टू बी टेंडर्ड वुड बी जर्मेन टू द इशू इन्वॉल्व एंड ऑल्सो इंश्योर दैट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिबटल इज गिवन टू द अदर पार्टी। देखो, यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी विटनेस को बुला रहे हो ना, तो दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी भी दोगे उसे क्रॉस जामीन करने के लिए। आप कहेंगे समझे नहीं, भाई विटनेस को तो हम जब बुला रहे हैं तो क्रॉस जामीन तो करेगा ही ना। देखो, जहां पर फ्रेश विटनेस को बुला रहे हो, आपने चीफ किया, उसका क्रॉस कर लिया, बहुत बात समझ में आती है, लेकिन मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप उसे रिकॉल कर रहे हो, री एग्जामिन कर रहे हो, तो फिर वहां पर आपने अपने मतलब की बात तो गवाह से दोबारा से पूछ ली री एग्जामिनेशन कराकर, लेकिन जिस पॉइंट पर आपने उससे दोबारा सवाल पूछा है, क्रॉस वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे क्या? डिफेंस को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि वो उसे क्रॉस जामीन करे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर? तो ये भी ध्यान में रखना है कि रिबटल की अपॉर्चुनिटी भी तुम अपोजिट पार्टी को दे दो, ताकि वो उसका रिबटल करना चाहता है तो कर ले। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं द पावर अंडर सेक्शन 311 मस्ट देयरफॉर बी इन्वोक्ड बाय द कोर्ट ओनली इन ऑर्डर टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजन एंड द सेम मे बी एक्सरसाइज विद केयर कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन। तो ये तो जनरल सी बात हो गई कि कोर्ट जब कभी भी अपनी पावर इस्तेमाल करेगी तो वहां पर वो देख लेगी कि एंड ऑफ जस्टिस सिक्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई वैलिड रीजन था या नहीं था, कोर्ट ने प्रॉपर केयर कॉशन और सर्कमस्पेक्शन इस्तेमाल किया है कि नहीं, तो ये सारी चीजें भी कोर्ट कंसिडर करेगी। ठीक है ना, चलिए। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। जय हिंद, जय भारत।